बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 244 मुलाहिज़ा फरमाएं। साईं वहीदान, मैं अपने बख्त पर बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि कुदरत ने मुझे आपसे मिलवा दिया है। आप बहुत अजीम इंसान हो। एक लम्हे की तवक्कुफ़ से उसने पूरी एतमाद लहजे में कहा, साईं आप बेफिक्र हो जाओ, मैं जी जान से कोशिश करूंगा और आपकी हदायत पर अमल करूंगा और आपकी मतलूबा मालूमात जल्द अज जल्द आप तक पहुंचा दूंगा। मैंने कहा फिलहाल सिर्फ इतना ही करो जितना मैंने कहा है। ठीक है साईं, जो हुक्म। उसी वक्त हम जिला उमरकोट की हुदूद में दाखिल हो गए। मैंने कहा मैं गाड़ी एक तरफ रोक रहा हूँ, आगे ड्राइविंग तुम करोगे। गाड़ी रोककर हमने अपनी सीटें तब्दील की। इसी मौके पर मैंने गाड़ी का अकबी दरवाजा खोलकर धनु से भी मुख्तसरन गुफ्तगू की और उसे ये पुरमसरन नवीज़ सुनाई कि हम बहुत जल्द एक माकूल होटल में पहुंचने वाले हैं, इसलिए वो ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए, उसके साथ ही वो खुद को दुरुस्त भी कर ले। हमारा सफर एक मरतबा फिर शुरू हो गया। मैंने पूछा, कराची से उमरकोट या उमरकोट से कराची जाने में कितना वक्त लगता है? मुख्तलिफ गाड़ियाँ मुख्तलिफ वक्त लगाती हैं। उसने जवाब दिया, जो कोच हैदराबाद से होकर आ जाती हैं वो 5 साढ़े 5 घंटे में पहुंचा देती हैं, जबकि डायरेक्ट आने वाली कोच 3.5 घंटे में ये फासला तय कर लेती हैं। मैंने पूछा, उमरकोट की सबसे ज्यादा मशहूर चीज कौन सी है? उमर मारवी। उसने जवाब दिया, उमर मारवी? मैंने बड़बड़ाने वाले अंदाज में दोहराया, जी साईं उमर मारवी। वो कतियत से बोला। मैंने इस्तफसार किया, उमर मारवी क्या चीज है भाई, आप नहीं जानते साईं? मैंने नफी में जवाब दिया। वो मालूमात का दरिया बहाने लगा। वीर बख्श ने 10-15 मिनट में उमर मारवी की पूरी कहानी तफसील से मुझे सुना दी। ये मोहब्बत करने वाले दो दिलों की एक लोक कहानी थी। पंजाब और सिंध की सरजमीन और आबो हवा रुमान परवरी में अपना सानी नहीं रखती। उमर मारवी की रोमानवी दास्तान ने मुझे बहुत मुतासर किया। हमारे दरमियान थोड़ी देर तक उमर मारवी जेरे बहस रही। फिर मैंने वीर बख्श से पूछा, तुम हमें जिस होटल में पहुंचाने जा रहे हो क्या वो रेलवे स्टेशन के करीब ही है? नहीं साईं, उसने नफी में सारी लाया। उमरकोट शहर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, क्या यहाँ ट्रेन नहीं चलती? मैंने हैरत से पूछा, चलती है। वो सारी लाते हुए गोया हुआ, मगर मेन लाइन यहाँ से नहीं गुजरती, बस एक छोटी रेलवे लाइन है और वो भी उमरकोट शहर से जरा हटकर गुजरती है। वीर बख्श की इस मालूमाती वजाहत में सिर्फ एक ही काम की चीज थी और ये थी कि उमरकोट शहर में रेलवे स्टेशन नहीं था। हमारे दरमियान इस किस्म की छोटी मोटी बातें होती रहीं और हम उस होटल के नजदीक पहुंच गए जिसका जिक्र वीर बख्श ने थोड़ी देर पहले किया था। होटल बस स्टैंड से ज्यादा फासले पर नहीं था, उसके नजदीक एक पेट्रोल पंप भी था। उमरकोट का वाहिद होटल था जिसमें कमरा भी हासिल किया जा सकता था, वरना सरायनुमा चारपाई होटल तो काफी तादाद में थे। हमें जिस होटल में ठहरना था उसकी ज़ेरी मंजिल पर ताम का शुबा था। क़याम के लिए ऊपर कमरे बने हुए थे। मैं मुतमईन था कि हमें क़याम के लिए अलग कमरा मिल सकता था। वीर बख्श चाहता था कि खुद हमें होटल पहुंचा कर आए, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मैंने गाड़ी भी होटल से मुनासिब फासले पर रुकवाई थी। दरअसल वीर बख्श की हालत ऐसी नहीं थी कि वो हमारे साथ किसी होटल में दाखिल होता। तब तक उस सहरा में मैंने उसकी अच्छी खासी दुर्गत बनाई थी। अगर जो उसने अपना हुलिया खासी हद तक दुरुस्त कर लिया था, ताम चेहरे पर लगने वाली चोटों के निशान ऐसे नहीं थे कि जिन्हें आसानी से छुपाया जा सकता। मैंने यहाँ हथकड़ी का 2 अत्तर उसके चेहरे पर रसीद करके वहाँ की खाल को कई मुकामात से बगावत पर मजबूर कर दिया था। हम दोनों गाड़ी से नीचे उतर आए और वीर बख्श मुझसे हाथ मिलाकर वापस चला गया। अब उसे मेरी हदायत के मुताबिक सीधा वडेरा अकबर सुमरू के बंगले पर जाना था और वहाँ जो हालात पेश आते उनकी रुदात कल या परसों या तरसों आकर मुझे सुनाना थी। मैं और धनु सुबह कदमों से चलते हुए होटल की जानिब बढ़ गए। होटल उमरकोट के हिसाब से दर्जा अव्वल पर फाइज था, तब मेरे नजदीक वो एक 7वें या 8वें दर्जे का होटल था। हम इस्तकबालिया पर पहुंचे और एक डबल बेड रूम के लिए क्लर्क से बात की। इस्तकबालिया क्लर्क ने सर से पांव तक हमारा जायजा लिया। उसकी आंखें खास तौर पर धनु का बसरी एक्सरे करने की मुतमन्ना दिखाई देती थी। मैं खामोशी से क्लर्क की कार्रवाई देखता रहा। अचानक उसे एहसास हो गया कि वो जो कुछ कर रहा है उसके फराइज मुनसबी का हिस्सा नहीं है। शुक्र है जल्दी उसे अपनी औकात का इदराक हो गया था। वो जल्द से मेरी जानिब देखते हुए बोला, जी साईं आपको कमरा मिल जाएगा। फिर उसने कमरे के 1 दिन का किराया बताया। मैंने मीर बख्श की दी हुई रकम में से 3 दिन के किराए के पैसे निकालकर काउंटर पर रखते हुए कहा, ये 3 दिन का किराया है, अगर इससे ज्यादा ठहरना पड़ गया तो मजीद रकम दूंगा। उसने पूछा, आप दोनों के नाम क्या है? मैंने अपना फर्जी नाम मुराद और धनु का फर्जी नाम कलसूम लिखवा दिया। कलसूम लिखते हुए उसने एक मरतबा फिर धनु के सरापा को तशनाए निगाही से ठरोला। मैं समझ गया कि उसे कौन सी चीज टिकने नहीं दे रही थी। अव्वल तो धनु का हुस्न और जवानी देखने वाली आंखों महवे हैरत करने के लिए काफी थी, फिर उस पर उसके नक्शो निगार उसे किसी और ही दुनिया का जाहिर करते थे। क्लर्क ने कहा कि उसे धनु का जायजा लेते हुए रजिस्टर में हमारे फर्जी नाम दर्ज करना शुरू कर दिए। जब वो ये काम कर चुका तो मेरी तरफ देखते हुए पूछा, आपका शिनाख्ती कार्ड? हमारे पास शिनाख्ती कागजात के नाम पर एक पुर्जा भी नहीं था, मगर मैंने इस हवाले से अपने जहन को पूरी तरह तैयार कर रखा था। मैं जानता था कि यहाँ इस किस्म की सूरत पेश आ सकती है। मैंने कहा, चंद रोज पहले मेरी जेब पर किसी जेब कतरे ने हाथ साफ कर दिया था, वो मेरा पर्स उड़ा ले गया। शिनाख्ती कार्ड पर्स में था, कोई और कार्ड? क्लर्क ने धनु को देखते हुए मुझसे सवाल किया, जिससे आपकी शिनाख्त हो सके? कोई नहीं। मैंने मायूसी से गर्दन हिलाई। तमाम कार्ड वगैरह उसी पर्स में थे, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है।
उसने धनु की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनका शिनाख्ती कार्ड तो होगा, इसकी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई। मैंने जल्दी से कहा, इसलिए कार्ड अभी नहीं बना। तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी साईं, इस मुश्किल को किसी और तरीके से आसान नहीं बनाया जा सकता। मैंने मानी खेज अंदाज में कहा और लफ्ज आसान पर खासा जोर दे डाला। वो मेरी बात की तह तक पहुंच गया और धीमे लहजे में बोला, 3 दिन के क्याम के लिए 5 दिन के हिसाब से किराया देना होगा, मंजूर है। मैंने बात खत्म करते हुए कहा, यकीनन ये 2 दिन का इजाफी किराया तो तुम्हारी जेब में जाएगा। वो आंख दबाकर बोला, आप तो खुद समझदार आदमी हो। मैं उसकी नीयत को समझ चुका था, चुनाचे मजीद 2 दिन का किराया उसके हवाले कर दिया और कहा, रजिस्टर में तुम 3 दिन का क्याम जाहिर करोगे ना? जी साईं। और शिनाख्ती कार्ड वाली फॉर्मेलिटी को किस तरह पूरा करोगे? ये मेरा काम है। वो जेरे लब मुस्कुराते हुए बोला, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं अपना काम बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे लूंगा। अपने रजिस्टर में इंदराज वगैरह मुकम्मल करने के बाद उसने कमरे की चाबी हमारे हवाले की और बनफ से नफीस हमें हमारे कमरे तक छोड़ने आया। हमें कमरे का मुआयना करवाने के बाद उसने कहा, किसी भी किस्म की कोई चीज जरूरत हो तो आप मुझे इशारा कर दे, आपका काम समझे हो गया। ठीक है, मैंने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा, अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम्हें जरूर बताएंगे। वो एक मुनासिब सा शुक्रिया अदा करने के बाद वापस चला गया। मैंने कमरे के अंदर से बोल्ट कर दिया। वो आम से साइज का एक कमरा था। कमरे की एक दीवार के साथ बेड बिछा हुआ था। दूसरी दीवार के साथ बेड के सराहने की समत एक मेज और 2 कुर्सियां रखी हुई थी। मेज और कुर्सियां लकड़ी की बनी हुई थी। ताम कुर्सियों पर कुशन और मेज पर मेज पोश मौजूद था। कमरे की तीसरी दीवार में बाथरूम और चौथी दीवार में वो दरवाजा था जहाँ से हम कमरे के अंदर दाखिल हुए थे। जिस दीवार के साथ कुर्सियां और मेज रखी हुई थी वहाँ एक खिड़की भी थी जिससे होटल के सामने वाली सड़क को देखा जा सकता था। मीरबख्श को मैं बता चुका था कि होटल में हम कौन से फर्जी नामों से क्याम करेंगे ताकि उसे हम तक पहुंचने में किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा भी मैंने मीरबख्श को चंद मोटी और अहम बातें अच्छी तरह समझा दी थी। उस मनूस गाड़ी के झकोलेदार सफर ने मेरा एक एक जोड़ तोड़ कर रख दिया है। तनु धड़ाम से डबल बेड पर गिरते हुए बोली। मैंने अपना सफरी बैग जो भी मेज पर रख दिया और कुर्सी पर बैठकर जोगर्स के तस्मे खोलने लगा। तनु के जोगर्स उसके पाँव में मौजूद थे। आरामदेह बिस्तर देखते ही उसे खुद पर काबू नहीं रहा और वो खुद फैलकर डबल बेड पर दराज हो गई। मैंने जोगर्स अपने पाँव से अलहदा करते हुए कहा, तनु, हम गुज़िश्ता 2-3 रोज से मुसलसल सफर में है और सफर भी ऐसा तकलीफ दे और आसाब शिकन के ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थका के रखते। हमें एक पल भी आराम करने का मौका नहीं मिला। फिर से गाड़ी के अंदर हमें बेहोश करने के लिए मखसूस गैस का इस्तेमाल किया गया। बेहोशी की इस कैफियत ने भी तुम्हारे आसाब को तोड़ फोड़ दिया होगा। अब 2 दिनों दिमाग में सिर्फ एक ही ख्वाहिश होगी कि कहीं किसी आरामदेह और पुरसुकून बिस्तर पर गिरकर घंटों गहरी और भरपूर नींद ली जाए। फैतान, तुमने मेरे दिल की बात कही है। तनु ने करवट बदलकर ऊंधे होते हुए कहा, वाकई में इस वक्त यही सोच रही हूँ। मैंने कहा, मेरे ख्यालात भी तुमसे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन सोने से पहले हमें चंद जरूरी काम करना होगा। क्या तुम होटल से बाहर जाने का इरादा रखते हो? उसने चौंक कर पूछा। हरगिज नहीं। मैंने कहा, रात के वक्त इस अजनबी जगह पर मटर गश्त करना मुनासिब नहीं होगा। फिर कौन से जरूरी काम का तुम जिक्र कर रहे हो? मैंने कहा, सबसे पहले तो हमें खूब अच्छी तरह नहा धोकर लिबास तब्दील करना चाहिए। उसके बाद खाना खाना चाहिए। सोने का नंबर उसके बाद आएगा। अपनी बात खत्म करते ही मैंने सफरी बैग खोल लिया। उस बैग में हमारे नाइट ड्रेस के अलावा चंद जोड़े दूसरे कपड़े भी थे। तनु की एक बनारसी साड़ी भी थी जिसका रंग नहायत ही तेज और चीखता हुआ सा था और वो रंग था नारंगी। मैंने बैग में से तनु का नाइट गाउन और अपना स्लीपिंग सूट निकालकर बिस्तर पर डाल दिया। बाथरूम में इस्तेमाल के लिए मखसूस चप्पल बाथरूम के अंदर मौजूद थी। तनु खामोशी से मेरी ये कार्रवाई देखती रही। जब मैंने अपने काम से फारिग होकर उसकी जानिब देखा तो उसने कहा, फैतान, मैं गुस्ल करके गाउन पहन लेती हूँ मगर खाना नहीं खाऊंगी। वो क्यों भाई? मैंने हैरत से उसे देखा। जब मैंने सपहर में मीरबख्श एंड कंपनी पर काबू पा लिया था तो गाड़ी में मौजूद ठंडे पानी और ताज़ा फलों से लज्जत कामो दहन का एहतमाम किया था। मैंने और धनु ने सेब, संतरे और अंगूर डट कर खाए थे। मैंने सोचा मुमकिन है अभी धनु को भूख ना लगी हो, इसलिए वो खाने से इनकार कर रही हो। उसने मेरे सवाल का जवाब दिया, दरअसल बुद्ध मत के पैरोकार सपहर के बाद कुछ नहीं खाते। ये अजीब बात बताई तुमने। मैंने कहा, वहाँ जयपुर में तो तुम शाम तक बल्कि रात गए तक खाना पीना जारी रखती थी। वो सब मैंने अपने मेजबानों की खुशी की खातिर किया था। उसने बताया, मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझे अजीब नजर से देखें। वहाँ एक मजबूरी थी। तुम्हारे सामने ना तो कोई मजबूरी है और ना ही मैं तुमसे किसी किस्म का पर्दा महसूस करती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि आज के बाद लाड बुद्धा की तालीम का ख्याल रखूंगी। मैंने कहा, खाने पीने के हवाले से मैंने ये बात आज पहली मर्तबा तुम्हारी जबान से सुनी है, वरना मैंने बहुत से बुद्ध मत लोगों को इसकी पाबंदी करते नहीं देखा। हाँ, ये तो तुम ठीक ही कह रहे हो। वो बोली, दुनिया का कोई भी मजहब जहाँ उसकी पैरवी करने वाले नजर आते हैं वहीं उस मजहब के मानने वाले कुछ ऐसे अफराद भी मिलेंगे जो उसके उसूलों की खुलम खुला खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे। मैंने ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाई। तुम्हारी बात में वजन है धनु। मेरा मुशाहिदा भी कुछ इसी किस्म का है। चलो आज तुम मेरा साथ देने के लिए खाना खा लो, कल से तुम अपना पसंदीदा मामूल अपना लेना। वो मेरी तजवीज़ से इत्तफाक करते हुए नाइट गाउन लेकर बाथरूम में घुस गई। मैं रूम सर्विस से कहकर खाना कमरे में ही मंगवा चुका था। धनु के बाद मैंने बात लिया, फिर हम दोनों ने डट कर खाना खाया।
मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी थी। तनु मेरा साथ देने बैठी थी, लेकिन मेरी खुशी की खातिर वो भी अच्छा खासा खा गई थी। खाने के बाद हमने चाय पी और बातें करने लगे। हमारी गुफ्तगू में गालिब हिस्सा सिया गाड़ी में अगवा से मुताल्लिक था। तनु ने कहा, फैजान मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि सब कुछ हमारे साथ पेश आ चुका है। हाँ, बाज़ औक़ात वाकई बड़ी मुश्किल से यकीन आता है। मैंने कहा, मुझे तो लगता है मैंने कोई ख्वाब देखा है। वो आंखें बंद करते हुए बोली। मैंने कहा, धनु, जिंदगी में बाज़ हकीकतें ऐसी होती हैं जो ख्वाब जैसी लगती हैं, और बाज़ ख्वाब हकीकत का रूप धार कर हमें घेरे रहते हैं। मैं इस वक्त चूबी कुर्सी पर बैठा था और दोनों टांगे मैंने भी सिर पर सीधी कर रखी थी। धनु ठीक लगाए बिस्तर पर नीम दराज थी। वो अचानक सीधी हुई और मेरे पाँव छूते हुए बोली, लाओ मैं तुम्हारे पाँव दबा दूं, तुम थक गए होगे। मैंने एक झटके से पाँव खींच लिए और कहा, ये क्या कर रही हो? बताया तो है तुम्हारे पाँव दबाना चाहती हूँ। इसकी जरूरत नहीं, तुमने तपते सहरा में खूब मारा मारी की है। वो लगावट से बोली, यकीनन तुम बहुत थक गए होगे। मैंने कहा, रात भर गहरी नींद लूंगा तो सारी थकावट उतर जाएगी। वो समझ गई कि मैं उसे हरगिज पाँव नहीं दबाऊंगा। वो संजीदगी से बोली, तुम रात भर गहरी नींद किस तरह सो सकोगे वजदान? क्यों? मैंने उलझी हुई नजर से उसे देखा। क्या तुम मुझे जगाए रखना चाहती हो? वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोली, मैं क्या जगाऊंगी, एक तिहाई रात तो गुजर गई। फिर उसने वाल किला की जानिब इशारा किया जहाँ रात के 10 बज रहे थे। 2 तिहाई रात बाकी और तुम्हारी गुफ्तगू की झोलानी से अंदाजा होता है कि अभी दूर दूर तक तुम्हारे सोने का कोई इम्कान नहीं है। इस सूरत में तुम रात भर गहरी नींद कैसे सोओगे? मैं उसकी बात का मफहूम समझते हुए बोला, हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे वाकई अभी नींद नहीं आ रही। तुम सोना चाहो तो सो जाओ। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही, वो शौकी से बोली। हालांकि कमरे में पहुंचते ही थकन से मेरा बुरा हाल था। शायद ये नहाने की वजह से हुआ है। एक वजह ये चाय भी हो सकती है। हमने जो चाय पी है वो खासी स्ट्रांग थी। मैंने कहा, नहाने से पहले मैं भी सोने के बारे में बड़ी संजीदगी से सोच रहा था। चलो कोई बात नहीं, अगर गुसल और स्ट्रांग चाय ने हमें शाश बशाश और फ्रेश कर दिया है तो फिर जी भरकर बातें करते हैं। सुबह देर तक सोकर नींद पूरी कर लेंगे। तनु को ये तजवीज पसंद आई। फिर हमारे दरमियान हमें पेश आमदा ताज़ा तरीन हालात के बारे में गुफ्तगू होने लगी। तनु ने कहा, मैं समझ रही हूँ वजदान, तुमने इस इलाके में क़याम का फैसला क्यों किया है? अगर खुद ही समझ रही हो तो अच्छी बात है। मैंने कहा, मैं तुम्हें समझाने की ज़हमत से बच जाऊंगा। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्या ये सब बहुत जरूरी है वजदान? मैं जानता था तनु बुद्धमत थी। इस मतलब में लड़ाई की सख्ती से ममानित की जाती है। किसी भी जानदार को मारना गुनाह अजीम तस्वुर किया जाता है। बाज बुद्ध बख्शू तो रास्ता चलते हुए अपनी राह को झाड़ू वगैरह से साफ करते चले जाते हैं ताकि कोई चींटी उनके पाँव के नीचे आकर जान ना गंवा बैठे। मैं तनु के मसले को बड़ी गहराई तक समझ रहा था, मगर मेरी जिंदगी की अपनी एक रवश थी, अपना एक मिजाज था जिसमें किसी हतमी तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने कहा, तनु तुमने अब तक मेरे साथ रहते हुए जान लिया होगा कि मेरी जिंदगी किस डब पर गुजर रही है। अब तक तो तुम्हें इन बातों का आदी हो जाना चाहिए था। मैं कोशिश तो करती रहती हूँ, मगर उसने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने कहा, बस ये कोशिश जारी रखो, इंशाअल्लाह एक न एक दिन कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। वो खामोश होकर अपने हाथों को देखने लगी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तनु, हर शख्स अपने मजहब अपने अकीदे से मजबूर होता है। मैं तुम्हारी मजबूरी को नहायत अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन दर हकीकत हालात और दुनिया से नजर चुराने के मुतरादिफ है। इस दुनिया और दुनिया में बसने वाले लोगों की डिमांड को देखना पड़ता है, हालात और वक्त के तकाजों को समझना पड़ता है। इसलिए इंसान इतना नरम दिल बनकर जिंदगी नहीं गुजार सकता। कभी नरम कभी गर्म, हर रंग और अंदाज को अपनाना पड़ता है। ये तो अपनी बका की जंग है। अगर आप किसी मोदी की सरकोबी नहीं करेंगे तो वो आपको शदीद तरीन नुकसान पहुंचाएगा। मैंने शाओलिन टेम्पल में और बाहर भी बहुत से बुद्ध बख्शुओं को मार्शल आर्ट्स की तरबियत लेते हुए और इन फनून का मुजाहरा करते हुए देखा है। ये मार्शल आर्ट्स क्या चीज है? मैं सांस लेने के लिए 2 पल रुका, फिर बात जारी रखते हुए बोला, मार्शल आर्ट्स का सीधा सीधा और वाज़ेह मतलब है जंगी फनून या फनून जंग। जानती हूँ जंग क्या होती है और इस जंग में क्या होता है? मैंने सवालिया नजर से तनु को देखा और कहा, जंग 2 फरीकों के दरमियान होने वाली मार धाड़ होती है, जिसमें इंसान अपनी जिंदगी से हाथ धोते हैं। एक शख्स दूसरे शख्स की जान लेता है। इस जंग में जो शख्स हक पर होता है उसके फेल जंग को सराहा जाता है, और जो शख्स नाहक लड़ाई झगड़ा और दंगा फसाद करता है उसके फेल जंग की मजम्मत की जाती है। जरा गौर करें, दोनों फरीक एक ही अमल जंग से गुजर रहे होते हैं, मगर दोनों के बारे में अलग अलग तासर कायम हो जाता है। तो साबित यह हुआ कि जंग करना बुरी बात नहीं, बल्कि अहमियत इस बात की है कि आपने वो जंग किस नीयत से की, किसी दूसरे इंसान पर हथियार किस मकसद से उठाया और अपने ही जैसे किसी इंसान की जान किन हालात में ली। वो एक जज्ब के आलम में मुझे तके जा रही थी। मैंने मजीद कहा, भाई मेरे नजदीक तो सभी अहम शायद नीयत है। मैं तुम्हारे मजहब और अकीदे के हवाले से कोई बहस व मुबासा या मुनाजरा नहीं करना चाहता। अपना नुक्ता नजर मैंने तुम पर वाजे कर दिया है। अगर मेरे साथ चलना है तो तुम्हें इन सब बातों की आदत डालना होगी, और तुम खुद भी मार्शल आर्ट सीखने की ख्वाह हो। वो तो मैं खुद हिफाजती की खातिर सीखना चाहती हूँ, वो धीमी आवाज में बोली। फिर हमारे दरमियान खामोशी का एक तवील वक्फा हायल हो गया। काफी देर के बाद वो मौजू बदलते हुए बोली, फैजान, हम भी जाने किस किस्म की बातों में उलझ गए। तुम मुझे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाओ। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। जो मुझे नहीं मालूम वो आज तुम बताओगे।
उसकी फरमाइश पूरी करने में मुझे कोई कबाहत नजर ना आई। चुनांचे मैंने उसे अपनी जिंदगी की हालात से आगाह करना शुरू कर दिया। इसी किस्से कहानी में रात के 12 बज गए। हम दोनों की आंखों में सुर्ख डोरे तैरने लगे और नींद के खुमार से आंखें बूझल होने लगी। अब मजीद जागते रहना अपनी जान और सेहत के साथ अजीम ज्यादती करने के मुतरादिफ था। लिहाजा सो जाना हम पर फर्जे अव्वलीन की तरह आयद हो गया था। मैंने एक तकिया और कंबल नुमा चादर उठाकर चोबी मेज की जानिब जाते हुए कहा, धनु तुम आराम से फैलकर बिस्तर पर सो जाओ, मैं उस मेज पर सो जाऊंगा। क्यों? उसने हैरत से कहा और उठकर बैठ गई। फिर बोली, तुम इधर बिस्तर पर क्यों नहीं सोओगे? बस वहाँ तुम अकेली ही सो जाओ, मैंने मुंह सा जवाब दिया। उसने पूछा, मुझसे नाराज हो? नहीं, तुमसे खफा होने की कोई वजह नहीं। फिर क्या बात है? उसने उलझे हुए अंदाज में पूछा। क्या किसी खास मकसद के तहत बिस्तर पर सोना नहीं चाहते? हाँ, कुछ ऐसी बात है। वो बात मुझे नहीं बताओगे? कोई खास बात नहीं है, तुम जानकर क्या करोगी? मैंने कहा। वो बोली, मैंने पूछा किसी खास मकसद के तहत बिस्तर पर सोना नहीं चाहते तो तुमने हाँ में जवाब दिया। अब खुद ही कह रहे हो कि कोई खास या अहम बात नहीं है। वहीदान, क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं जो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो? मैं धनु को नीलगिरी के मुबैना अजाइम के बारे में क्या बताता? धनु, क्या मैं इस सिलसिले में किसी से भी बात नहीं कर सकता था? वो हिमालय की पूरी इसरार शक्ति अजीबो गरीब और रंगीन और संगीन चैलेंज वार्निंग देकर मुझे एक कड़े इम्तिहान में डाल गई थी। धनु के तिलकु झील वाले मिशन में मेरे हम रहा थी और गोम्पू की बुद्ध इबादतगाह में मेरी सरगर्मियों से भी किसी हद तक वाकिफ थी। इसलिए वो नीलगिरी के बारे में इब्तदाई मालूमात तो रखती थी, मगर इस सिलसिले में वो खतरनाक हद तक नहीं जानती थी। मैंने धनु के शिकवे का जवाब देते हुए कहा, तुम ख्वाह मुख्वाह किसी वहम में ना पड़ो। मेरा बिस्तर पर ना सोना इतना बड़ा मसला नहीं कि तुम अपने जहन को परेशान करती फिरो। वो बोली, ठीक है, मैं इस सिलसिले में अब तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुम इस चोबी मेज पर बेसुकूनी से सो सको तो ये मेरे लिए तकलीफ का बायस होगा। मैं हरगिज बेसुकूनी में नहीं रहूंगा। मैंने कहा, मेरी तरबियत और अमली जिंदगी बड़े कठिन मराइल से गुजर रही है। बैंकॉक में महाराज वांग विंग जाए के जिम्नाजियम में मैं चटानी बिस्तर पर सोता रहा हूँ। चटानी बिस्तर का मतलब जानती हो? वो अजीब सी नजर से मुझे देख रही थी। मैंने खुद ही वजाहत कर दी, पत्थर का नंगा फर्श और पत्थर ही का तकिया, बस यही मेरा ओढ़ना बिछोना था। मैं तो 2 कुर्सियां जोड़कर भी उन पर मजे की नींद सो सकता हूँ। बेज तो फिर भी काफी कुशादा है। उसने समझ लिया कि मैंने जो सोच रखा है उस पर अमल करके ही रहूंगा। चुनाचे अकलमंदी का सबूत देते हुए वो करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगी। मैंने मेज के एक सिरे पर तकिया जमाया और कंबल ओढ़कर टांगे फैला ली। फिर धनु के बारे में सोचने लगा। मैं जानता था वो बुज़दिल या डरपोक नहीं थी। उसने मेरे साथ रहते हुए बारहा बहादुरी और जुरात मंदी का मुजाहरा किया था, लेकिन बुनियादी तौर पर वो लड़ाई बढ़ाई और खून रेजी के खिलाफ थी। और इस बुनियादी सोच की वजह उसका मजहब था। बुद्ध मत में किसी जिंदा चीज की जान लेना या उसे जरर शदीद पहुंचाना किसी भी तौर जायज नहीं था। गौतम बुद्ध बुराई के बदले में भी भलाई की तालीम देता है। वो एक रकीकुल कल्ब और खम दर्द दिल रखने वाला इंसान था। जुल्म, नाइंसाफी और तशद्दुद के खिलाफ था। नरवान की तलाश में गौतम ने तख्तो ताज को पाए हिकारे से ठोकर मार दी थी। वो कप्पल दस्तू के राजा का बेटा था। राजकुमार गौतम अगर महल में रहता तो उसकी जिंदगी ऐशो आराम से गुजरती। वो जब तक महल में रहा ऐसा ही हुआ भी, मगर जब उसने महल से बाहर की तलख पुरमसाइब और सफाक दुनिया का नजारा किया तो उसके दिल की दुनिया बदल गई। उसने महल के ऐशो सुकून को ठोकर मार दी और सच्चाई की तलाश में जंगलों में निकल गया और उसने अपनी मतलूबा सच्चाई को पा लिया। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध इस नतीजे पर पहुंचा कि इंसान की जिंदगी दुखों और बुराइयों से इबारत है। इन मुसीबतों और बुराइयों का सरचश्मा इंसान की ख्वाहिश है। इंसान को अगर मालूम हो जाए कि कौन सी ख्वाहिश नेक है तो वो बुराइयों और मुसीबतों से बच सकता है। और नेक ख्वाहिश तक रसाई हासिल करने के लिए उसे 8 चीजों की जरूरत होगी जिसको इख्तियार करना चाहिए। नेक ख्यालात, नेक इरादा, नेक गुफ्तारी, नेक चलन, नेक माश, नेक अमल, नेक इल्म और नेक तस्कीन। ऐसी तस्कीन जो ध्यान, ज्ञान, मुराकबे और तसव्वुर से हासिल हो और अपने अंदर बेखुदी और मुसर्रत का लाजवाल खजाना रखती हो। गौतम बुद्ध एक आरिफ था, यानी सीधा रास्ता तलाश करने वाला। हिंदी जबान में उसे सुधार्थ कहा जाता है। उसकी तालीमात में इंसानियत और इंसान की भलाई पोशीदा है, मगर वो इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक नहीं। यही वजह है कि इस मजहब को मानने वालों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं। बुद्ध मत का आगाज हिंदुस्तान की शहर बनारस से 100 मील शुमाल में वाक़े कस्बे से हुआ, मगर अब ये हिंदुस्तान में नापेद हो चुका है। अलबत्ता श्रीलंका, थाईलैंड, कोरिया, जापान, चाइना, मंगोलिया और तिब्बत और नेपाल में इस मजहब के पैरोकार मौजूद हैं। इस नजर में धनु की ज़हनी कैफियत और दिली अहवाल को ये बखूबी समझा जा सकता था, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो बहरहाल लॉर्ड बुद्धा की पैरोकार थी। फिर मेरा जहन मौजूदा हालात की तरफ चला गया। मैं अपने उस तलबगार के बारे में सोचने लगा जो वडेरा अकबर सुमरू के बंगले पर मेहमान बनकर आया है और वडेरे से उसका दोस्ती का रिश्ता है। यही सब सोचते हुए जाने किस वक्त मैं नींद की आगोश में चला गया। रात के आखिरी पहर अचानक मेरी आंख खुल गई। इस वक्त मेरी आंखों ने एक अजीब मंजर देखा। धनु बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। मैंने उसकी तलाश में कमरे में निगाह दौड़ाई तो वो मुझे अपने बहुत करीब दिखाई दे गई। मैंने एक झटके से उठकर बैठना चाहा, लेकिन फिर इरादा बदल दिया। धनु मेज के करीब ही पाइंती की जानिब एक कुर्सी पर बैठी इस तरह सो रही थी कि उसका सर मेरे पाँव को छू रहा था
उसके बालों की चंद लीटें मेरे पाँव के ऊपर भी आ गई थी। वो इस वक्त गहरी नींद में थी, जाने किस वक्त वो बिस्तर से उठकर मेरे नजदीक आ गई थी। उसके चेहरे पर मासूमियत पूरी तरह खिली हुई थी। मैंने बाइसगी अपने पाँव को सिरकाकर धनु की जुल्फों के लम्स से आजाद किया। मैं उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। तब वो जिस बेढंगे अंदाज में सो रही थी वो भी कुछ कम तकलीफ दे नहीं था। मेरे जी में आई कि उसे जगा कर कहूँ, जाओ बिस्तर पर जाकर आराम से लेट जाओ। फिर मैंने सोचा ये तो उसकी नींद तोड़ने के मुतरादिफ होगा। मैं चंद लम्हों तक शशो पंज में रहा, फिर इस फैसले पर पहुंच गया। मैंने धनु को कुर्सी उठाकर बिस्तर पर लिटाने का फैसला कर लिया। ये सोचते ही मैंने खटका किए बगैर खुद को समेटा और बड़ी एहतियात से मेज के ऊपर से नीचे उतर आया। फिर मैंने धनु को किसी नाजुक आबगीने की मानंद अपने बाजुओं में महफूज करके नर्मोगुदाज बिस्तर पर पहुंचा दिया। उसने अचानक आंखें खोल दी। धनु की खुली आंखों के पीछे मुझे नीलगरी की मुस्कुराहट नजर आई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो आंखें मुझसे पूछ रही हूँ, फैतान मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? मैं तो आखिरी सांस तक तुम्हारे ताकू में रहूंगी। मैंने जोर से सर को झटक दिया। धनु ने बोझल आवाज में पूछा, क्या हुआ फैतान? कुछ नहीं, मैं बौखला गया। फिर कहा, तुम्हें क्या हुआ था? तुम अच्छा खासा बिस्तर छोड़कर वहां कुर्सी पर क्यों सो गई थी? वो नाआसूदा जमाई लेते हुए बोली, मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब करवटें बदल बदल कर थक गई तो उस कुर्सी पर जा बैठी। फिर पता नहीं किस वक्त मेरी आंख लग गई। चलो अब सो जाओ, मैंने कहा। मैं बिस्तर पर अकेली नहीं सो सकूंगी वजदान। क्यों? मुझे डर लग रहा है, वो सहमे लहजे में बोली। मैंने पूछा, किस बात का डर लग रहा है? किस चीज से डर लग रहा है? कमरे में तो ऐसी कोई शय मुझे नजर नहीं आ रही। मैं अपने डर और खौफ को बयान नहीं कर पा रही। वो अजीब उलझनज़दा अंदाज में बोली, तुम भी वहां मेज पर जाकर सो गए थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा धनु को सुनाने के लिए कुछ न कुछ कुर्बानी देना ही पड़ेगी। मैंने इस मसले के तहत कहा, मैं अब यहीं बिस्तर के एक कोने पर मौजूद रहूंगा, तुम इत्मीनान से सो सकती हो। वो कदरे मुतमईन नजर आने लगी। मैंने बिस्तर की पाइती पुश्त गाह के साथ तकिया खड़ा करके टेक लगाई और नींद दराज हो गया। फिर मैंने जागते हुए आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि उसका सोने का इरादा नजर नहीं आ रहा था। वो बार बार अपने सर को छूने लगती। मैंने आंखें खोलकर कहा, अब क्या है? अब डर तो नहीं लग रहा? वो अपनी फितरी मासूमियत से बोली, लेकिन एक नया मसला पैदा हो गया है। कौन सा नया मसला भाई? मैंने चौंक कर उसे देखा। वो बोली, मेरे सर में शदीद दर्द होने लगा है। इस वक्त हमारे पास एस्प्रिन या कोई भी दर्दकश दवा मौजूद नहीं थी और रात की इस पहर या बाहर से मंगवाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। मैंने धनु को मुखातिब करते हुए कहा, मैं तुम्हारा सर दबाता हूँ, कोई दवा वगैरह तो है नहीं, तुम वो क्यों नहीं करते? वो मानी खेज अंदाज में बोली, वो क्या? मैंने हैरत से उसे देखा। वो जो तुमने मेरे टखने पर किया था। वो वजाहत करते हुए बोली, क्या अच्छी की कुव्वत से सर के दर्द में अफाका नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा, लाओ अपना सर, मैं कुछ करता हूँ। फिर मैं उठकर बैठने का इरादा कर ही रहा था कि धड़ाम से उसने अपना सर मेरे पेट पर रख दिया। मैंने बुखलाहट अमेज लहजे में कहा, धनु ये क्या कर रही हो? जो तुमने कहा वही कर रही हूँ। क्या मतलब? मैं चौंक उठा। तुमने कहा लाओ अपना सर, मैं अपना सर ले आई। धनु की वजाहत पर मेरे सीने से एक तवील सांस खारिज हुई और मैंने हथियार डाल दिए। फिर उसके दर्द सर को रफा करने के लिए अपनी चीख को इस्तेमाल करने लगा। अपने बदन की पुरस्रार हरारत को उसके तन में उतारने लगा। थोड़ी देर में वो पुरसुकून होकर आसूदगी की नींद में डूब गई। आइंदा रोज एक नाखुशगवार वाकया पेश आ गया। गुज़िश्ता रात हम देर से सोए थे, लिहाजा सुबह ताखीर ही से हमारी आंख खुली। इस वक्त दीवार गिर घड़ी 9 बजा रही थी। घंटों के हिसाब से नींद के लिए हमें मुनासिब वक्त मिल गया था, इसलिए जब हम बेदार हुए तो सारी थकन दूर हो चुकी थी। जो थोड़ी बहुत कसर बाकी रह गई थी वो गुसल ने पूरी कर दी थी। हमने बारी बारी एक तवील बात लिया, फिर डट कर नाश्ता करने के बाद तैयार होकर होटल से निकल आए। इस वक्त 10:30 बज रहे थे। हम जरा घूम फिर कर अपने गिरदोपेश का जायजा लेना चाहते थे ताकि इस अजनबी माहौल से कुछ मानूसियत पैदा हो जाए। हम इस इरादे से बाहर निकले थे कि दोपहर का खाना खा के लौटेंगे। वैसे हम होटल से ज्यादा दूर जाने का रिस्क नहीं ले सकते थे क्योंकि मीर बख्श की आमद किसी वक्त भी हो सकती थी। धनु ने नारंगी रंग की बनारसी साड़ी पहन रखी थी, पाँव में हील वाली सैंडल थी। बेड ड्रेस पैंट और दारीदार शर्ट में मलबूस था, पाँव में वही जोगर थे। धनु चूंकि साड़ी के साथ जोगर इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने सैंडल पहन ली थी। धनु को किसी मेकअप की जरूरत नहीं थी। कुदरत ने बड़ी फुर्सत और फरागत में उसे बनाया था। हुस्न जवानी का खजाना अनायत करते हुए भी दस्ते कुदरत ने बड़ी फ्यादी से काम लिया था। उसकी हिरनी जैसी बड़ी बड़ी स्याह आंखें किसी काजल की मोहताज नहीं थी। गुलाब की पंखड़ियों को शर्माने वाले नाजुक गुदाज होंठ कुदरती सुर्खी से मुज़य्यन थे। उसके सडोल बदन और तवील कामत पर सजकर हर लिबास अपनी कदरों कीमत में बेपनाह इजाफा कर लेता था। उसकी मासूम सूरत में छुपी शौकी और शरारत माहौल में जिंदगी भर देती थी और उसकी मुतरन्नम आवाज रूह में सरमस्ती खोल देती थी। हम टहलते हुए बस स्टैंड की जानिब निकल आए। थोड़ी देर तक बेर मकसद इधर उधर घूमते रहे, फिर नजदीकी एक माकूल सी होटल में दोपहर का खाना खाया और अपने होटल की जानिब चल पड़े। जहाँ हमने खाना खाया था वहाँ मौजूद हर शख्स गर्दन घुमाकर धनु को देख रहा था। रास्ते भर में यही कैफियत रही। धनु थी काबिले दीद लड़की। वो एक ऐसा दिल खुशकुन नजारा थी जो देखने वालों की नजर को साकत और कदमों को जामिद कर देता था।
वापसी के सफर में मुझे महसूस हुआ जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। मैंने बेइख्तियार पलट कर देखा मगर वहां कोई नहीं था। तो मेरा ये एहसास खाली जिल्लत नहीं था, जल्दी साबित हो गया कि मेरी छठी इसने मुझे मिस गाइड नहीं किया था। एक खुली जीप दाएं पैरों से गुजरकर हमारे सामने सड़क पर रुक गई। ब्रेक की तेज आवाज पर हमने चौंक कर जीप की तरफ देखा। जीप में 3 अफराद सवार थे। शक्लो सूरत से वो तीनों छटे हुए बदमाश नजर आ रहे थे। ताम जल्दी मालूम हो गया उनमें एक यामीन उर्फ यामी शाह नामी गुंडा था, बाकी दोनों उसके चमचे थे। यामी शाह जीप की पैसेंजर सीट पर बैठा था। ड्राइविंग के फराइज अल्लाह दीता अंजाम दे रहा था, जबकि पिछली सीट पर विराजमान गन बर्दाश्त शख्स का नाम गुलाम रसूल था। जीप चूंकि अचानक रोक दी गई थी, इसलिए हमारे 2 कदम तसलसल में इसी जानिब उठ गए और ऐन उसके करीब पहुंच गए। हम दोनों पहलू व पहलू इस तरह चल रहे थे कि धनु सड़क वाली साइड पर थी। जीप में बैठे हुए गुंडे शामी शाह ने खबरजदा नजर से धनु को सरतापा घूरा, फिर मेरी जानिब देखते हुए बोला, साईं पैदल क्यों चल रहे हो? खुद थक रहे हो और साथ इस लड़की को भी थका रहे हो। गाड़ी में बैठ जाओ, हम छोड़ देते हैं। मैंने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए कहा, बहुत शुक्रिया, हम खुद ही चले जाएंगे। ना बाबा, इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है? यामी शाह अपनी मूंछों पर अंगश्ते शहादत से मसाज करते हुए बोला, हम उधर ही जा रहे हैं, तुम लोगों को कहाँ जाना है? मैंने कहा ना, हमने जहाँ भी जाना है चले जाएंगे। यामी शाह ने गहरी नजर से मुझे देखा। वो अपनी तजरीबाकार निगाह से मुझे नापने तोलने की कोशिश कर रहा था। वो सियारंगत वाला एक पिस्ता कामत शख्स था, घुटा हुआ मजबूत जिस्म और चेहरे पर खबासत, आंखों में कमीनगी झलकती थी। वो अपनी वज़े कते और अंदाज से भी लड़ाई भिड़ाई का शौकीन लगता था। मुझे उनके कुमाश का फौरन ही अंदाजा हो गया, ताहम नामों के बारे में बाद में पता चला। यामी शाह जब मेरा जायजा ले चुका तो बोला, इस इलाके के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हो? मैं तुम्हें ये बताना जरूरी नहीं समझता, मैंने उगड़े हुए लहजे में कहा। इसका मतलब है बाबा तुम हमें जानते नहीं हो? मैं जानना भी नहीं चाहता। बड़ी गर्मी है तुम्हारे अंदर। यामी शाह ने मुआयदाना नजर से मुझे देखा, फिर धनु को तकते हुए बोला, ये क्यों दरमियान में खड़ी है? उसके साथ ही यामी शाह ने ऐसी हरकत कर दी जिस पर मैं रद्द अमल जाहिर किए बगैर ना रह सका। उसने अपनी बात करते ही धनु की कलाई पर हाथ डाल दिया। मैं फुर्ती से आगे बढ़ा और यामी शाह के बाजू को पकड़ दिया। मुंह से एक लफ्ज अदा किए बगैर मैंने उसके बाजू को अपने हाथ की जकड़ में दबाना शुरू कर दिया। उसके साथ ही मैं चैलेंज करने वाले अंदाज में उसकी आंखों में झांकने लगा। मेरे जोर लगाने के जवाब में वो भी जोर आजमाई करने लगा, जिसके नतीजे में धनु का बाजू दबने लगा। मैंने धनु को तकलीफ से बचाने और यामी शाह को तकलीफ में मुबतला करने की खातिर एक फौरी एक्शन कर लिया। मैंने यामी शाह को अचानक छोड़ते ही उसी हाथ का एक मीडियम पंच उसके मुंह पर चढ़ दिया। धनु की कलाई उसके हाथ से छूट गई और वो ड्राइवर से जा टकराया। उसके चेहरे पर मुझे तकलीफ के आसार नजर आए। यामी शाह ने अपने हाथ से फौरन चेहरा टटोल कर देखा और जल्दी उसे एहसास हो गया कि उसका बालाई होंठ फट गया था। उसने हाथ की पूंछ से अपने रिश्ते हुए होंठ को साफ किया, फिर एक मखसूस अंदाज में ड्राइवर अल्लाह दीता की तरफ देखा। अल्लाह दीता ड्राइविंग सीट छोड़कर जीप से बाहर आ गया। धनु ने जब सूरत की संगीनी को महसूस किया तो मेरा हाथ दबाते हुए तशवीशनाक लहजे में बोली, फैतान इनसे जान छुड़ाने की कोशिश करो, ख्वाह मुखा किसी फड्डे में पड़ने की क्या जरूरत है? ये तो अब आसानी से जान नहीं छोड़ेंगे। मैंने धनु को एक तरफ हटाते हुए मोतदिल लहजे में कहा। इनके तेवर मेरे हाथ पांव में सनसनी दौड़ा रहे हैं, लगता है इन्हें शराफत का इब्तदाई कायदा पढ़ाना ही पड़ेगा। मेरी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अल्लाह दीता नामी गुंडे ने मुझ पर हमला कर दिया। उसे सीधे साधे अंदाज में आगे बढ़कर अपने गुमसे से मेरे चेहरे का निशाना लेने की कोशिश की थी। मेरे कमर की लचक का इस्तेमाल करते हुए अपने चेहरे को इंतहाई पीछे हटा लिया। रद्देमल के तौर पर वो अपनी ही जोंक में सीधा मुझ पर आ रहा था। मैं इस सूरत के लिए ज़हनी तौर पर पहले ही तैयार था। मैंने पहलू में सिरकते हुए अपनी जगह छोड़ दी। नताइज इसमें तवक्को बरामद हुए। अल्लाह दीता मुंह के बल लहराता हुआ जीप के बोनट से टकराया। उसके हल्क से एक दर्दनाक चीख बुलंद हुई, जिसकी सदा ने यामी शाह को जीप छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसी दौरान में अल्लाह दीता अपने चेहरे को टटोलता हुआ सीधा हो चुका था। मुझ पर निगाह पड़ते ही वो हिजानी कैफियत में मुबतला हो गया और बड़े जोश व खरोश से मुझ पर हमलावर हुआ। मैंने झुकाई देकर उसके पेट में एक नपी तुली साइड किक जड़ दी। वो चलकर पीछे की जानिब गिरा और यामी शाह से टकरा गया। यामी शाह ने झुंझलाहट के आलम में अल्लाह दीता के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा, फिर खूनख्वार अंदाज में मेरी जानिब बढ़ा। उसकी आंखों में इंतकाम नुमा नफरत की चिंगारियां उड़ रही थी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, हमारी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ज्यादा इस तमाशे को खत्म करो और हमें जाने दो। दुश्मनी तो अब पैदा हो गई है बाबा। वो तेज नजर से मुझे घूर रहा था। ये तमाशा आसानी से खत्म नहीं होगा। तुम चाहते क्या हो? मैंने उसकी हरकत और सकनात पर निगाह रखते हुए कहा। वो धनु की जानिब जो मेरी पुश्त पर खड़ी थी इशारा करते हुए बोला, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। क्यों? क्या ये तुम्हारी बिछड़ी हुई कोई रिश्तेदार है जिसकी तलाश में तुम दर दर की खाक छानते हुए यहाँ तक पहुंचे हो, या फिर तुमने अचानक इसे बहन बनाने का फैसला कर लिया है? वो मेरे लहजे की काट से तिल मिला कर रह गया। बोला, लगता है शराफत से लड़की हमारे हवाले नहीं करोगे। जिस शराफत का तुम मुजाहरा कर रहे हो उसकी दिल खोल कर दाद देने को जी चाहता है। उसका ऊँट खासा सूझ चुका था, मगर ज़ेन की खबासत और आंखों की बेहयाई में फर्क नहीं आया था। मैंने कहा,
तुम्हारे ये नापाक ख्वाब तो मरने के बाद भी पूरा नहीं होगा, मरोगे तो तुम, वो सुलग उठा, और यहीं सबके सामने मरोगे। वो एक चलती हुई सड़क थी। हमें आपस में उलझते हुए देखकर बहुत से अफराद रुक गए थे और दिलचस्पी से तमाशा देख रहे थे। ताम उनके मूड से लगता था कि अगर वहाँ कोई वाकई मर भी गया तो भी वो मुदाखलत या बीच बचाव नहीं करेंगे। मैंने तमाम हुज्जत के तौर पर जामी शाह से कहा, अच्छी तरह सोच लो, अगर एक मरतबा ये मैदान जम गया तो फिर सरासर नुकसान ही होगा। वो कोई जवाब देने की बजाय उछलकर आगे बढ़ाया।